हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम भारतीय इतिहास के अंदर, आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि भाषाई आधार पे जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस पर बातचीत करेंगे। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से जब भारत जो था वो एक बहुत बड़ा एक जो भूभाग था, वो एक बड़ा भूभाग जो आपके छोटे छोटे खंडों के अंदर आपका विभाजित था। और ये जो बेसिकली छोटे छोटे जो खंड थे, इनको हम रियासतों के नाम से जानते हैं। ये जो रियासतें हैं वो किस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन इनका होता है और किस प्रकार से भारत जो है वो एक राष्ट्र बनता है 1947। जब 1947 के अंदर भारत जो है उसका इंटीग्रेशन होता है, बहुत सारे जो आपके रियासतें जो है वो भारत के अंदर शामिल होती है। और देन उसके बाद से वापस से इसका क्या होता है, वापस से इसका जो है वो राज्यों में डिवाइडेशन होता है। राज्य यानी स्टेट में डिवाइडेशन होता है। और उन्हीं स्टेट की कहानी जो है वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर जानने का जो है आपका दोस्तों प्रयास करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भाषाई आधार पे जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसकी क्या कहानी है, क्या उसका इतिहास है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। बेसिकली उसको जाने उससे पहले हम देखेंगे कि भारत जो है वो बेसिकली आज की डेट में देखें तो 29 स्टेट है। और इसके अलावा 8 जो है इसमें टेरिटरी स्टेट जो है, यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी जहाँ पे केंद्र जो है उसका शासन होता है। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली एक स्टेट के साथ साथ आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है, जहाँ पे डायरेक्ट रूप से जो काम होता है वो किसके अंडर में होता है, आपका सेंटर के अंडर में होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पे दो प्रकार के स्टेट जो है वो निकल के आते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक वो स्टेट जहाँ पे उनका अलग से आपका मुख्यमंत्री होगा, अलग से उनकी जो एक प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो होगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 29 आपके स्टेट हैं और 8 जो है वो आपके टेरिटरी स्टेट है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसी कहानी के हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि पहले हम जो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनको जानते हैं। जैसे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार एक क्या है, आपका द्वीप समूह है, आइसलैंड है। इसकी राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। इसी प्रकार से चंडीगढ़, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और ये किसकी राजधानी है, हरियाणा एंड पंजाब की भी आपकी राजधानी है। इसी प्रकार से दादरा और दमन दीव की बात करें तो यहाँ पे दमन है। दिल्ली एनसीटी की बात करें, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात करें तो न्यू दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसमें श्रीनगर जो है और जम्मू है। जो जम्मू आपका विंटर के अंदर इसकी राजधानी होता है, श्रीनगर जो है वो आपका समर के अंदर इसकी राजधानी होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे लद्दाख जो है वो लेह है, और ये बिल्कुल आपका न्यू एक टेरिटरी स्टेट जो है वो बना हुआ है बाद में। लक्षद्वीप, कवारती और पौंडीचेरी, जिसकी पौंडीचेरी आपकी राजधानी। तो ये 8 जो है वो आपकी क्या है, टेरिटरी स्टेट है। तो ये थोड़ी सी बेसिकली संरचना जानने का हमने प्रयास किया था। हम अब मैप के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से 29 जो आपके स्टेट हैं, 8 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यहाँ पे है आपका। सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, तिरुवनंतपुरम आता है केरला का। इधर की मैं बात करूं तो इधर आपका नागालैंड है, और इधर जो है गुजरात का एरिया आपका लगता है। तो इस प्रकार से आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, आपका जो है कर्नाटका हो गया, आपका जो है तमिलनाडु हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से 29 स्टेट एंड 8 जो आपके ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये इस मैप के माध्यम से आप जानने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि भारत जो है इसके इस साइड जो है आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। इधर जो है आपका अरबियन सी है, अरब सागर है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो पाकिस्तान, इधर चाइना की बॉर्डर जो है वो भारत पे लगती है।
तो इस प्रकार से कुछ बेसिकली और फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार से आपका भारत का दिखाई देता है। अब बात यहाँ पे आती है कि आज के इस लेक्चर के अंदर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन। आप देखेंगे कि भारत की बात करें तो भारत में लगभग मान के चलिए आप 150 लैंग्वेज जो है, 150 लैंग्वेज जो है वो आपकी बोली जाती है। और यहाँ पे 150 जो लैंग्वेज है वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बोली जाती है। अगर क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे राजस्थान में आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी है, इधर ये जो आपका गंगा वाला जो एरिया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, कुछ राजस्थान का भाग है, कुछ हरियाणा का भाग है, तो यहाँ पे बेसिकली हिंदी भाषी क्षेत्र है। इसी प्रकार से गुजरात में गुजराती आ गई, बंगाल में बंगाली आ गई, आपकी भोजपुरी मराठी, असम में असामी आ गई, इधर मराठी आ गई, तेलुगु आ गई, कन्नड़ आ गई, तमिल आ गई। और बेसिकली अगर भारत को यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि उत्तर वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र। उत्तर का जो नॉर्थ का जो भाग है भारत का उसको हिंदी भाषी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और साउथ का जो भाग है उस साउथ के भाग को हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी भाषी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली मोटा मोटा दो भागों में अगर हमें बांटने की बात की जाए तो उत्तरी जो भारत है वो आपका हिंदी भाषी क्षेत्र आएगा और दक्षिणी जो भारत है वो आपका इंग्लिश या अंग्रेजी भाषी क्षेत्र आएगा। लेकिन उसमें भी आपकी कई सारी जो लोकल लैंग्वेज है जो स्टेट के हिसाब से वो मैंने आपको डिफाइन करने का प्रयास जो है यहाँ पे किया है। तो ये बेसिकली हमें भाषाओं के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से किस स्टेट के अंदर कौन कौन सी आपकी भाषाएं जो है वो बोली जाती है। अब आप देखिए कि राज्यों के जब पुनर्गठन की बात आती है तब हम देखते हैं कि बंटवारा जब होता है भारत का तो देशी रियासतों का विलय होता है और एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो है उसका अंत होता है। भारतीय जो प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती जो है वो भारत के सामने आती है। ये चुनौती जो है वो एक महज ये नहीं था कि एक प्रशासनिक मामला था कि मतलब एक स्टेट जो है मतलब राजस्थान जो है अगर इसकी बॉर्डर ये निर्धारित की जाए तो ये केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही आपका नहीं था, बल्कि इसके अंदर भाषाई और सांस्कृतिक जो लैंग्वेज और कल्चरल जो इशू थे दोस्तों वो इस प्रशासनिक से कहीं ज्यादा थे। यानी लैंग्वेज और कल्चरल जो इशू थे वो कहीं ना कहीं इस प्रशासनिक से इसके अंदर आपके ज्यादा दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ा जो इशू है, सबसे बड़ी जो समस्या जो थी वो यही थी कि यहाँ पे भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता जो है वो दिखाई देती थी। और जब भाषाई और सांस्कृतिक आधार पे अगर हम राज्यों को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय एकता जो है वो खंडित होगी। तो इस चीज को बचाए रखने के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो यही थी हमारे सामने कि किस प्रकार से एक राष्ट्रीय एकता यूनिटी को बनाए रखते हुए इन भाषाई आधार पे राज्य जो है उसका पुनर्गठन या सांस्कृतिक आधार पे पुनर्गठन किया जाए। दोस्तों देखिए जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से तय की थी। यानी जब अंग्रेजों के काल की बात करें तो उन्होंने जो है अपने हिसाब से अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण के हिसाब से जो राज्य है उसकी सीमाएं तय की थी। उन्होंने किसी भाषा के आधार पे, किसी कल्चर के आधार पे सीमाएं जो आपकी तय नहीं की थी। प्रांतों की सीमा जो है वो इस बात से तय होती थी कि किसी भी रजवाड़े के अंतर्गत कितना भी इलाका जो है वो आपका शामिल हो सकता है। तो आप मान के चलिए कि पहले जो आपके स्टेट जो बनाए गए थे वो बेसिकली किस आधार पे बनाए गए थे, प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पे बनाए गए थे। अब जो स्टेट आएंगे वो हमारे भाषा के आधार पे बनाने हैं, हमें कल्चर के हिसाब से बनाने हैं। तो ये एक बेसिकली बहुत बड़ी समस्या जो है वो हमारे सामने उभर के आती है। आप देखेंगे कि हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है वो ऐसा सीमांकन को बनावटी मान के खारिज कर दिया। यानी पहले जो सीमांकन किया गया था उसको बनावटी बताया और उसको जो है एक तरह से खारिज कर दिया। अब उसने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम लैंग्वेज के आधार पे आपके जो राज्य है, जो स्टेट जो है उनका पुनर्गठन करेंगे, लैंग्वेज के आधार पे जो है उसका डिवाइडेशन करेंगे। इसके साथ साथ 1920 में आपका नागपुर के अंदर एक सम्मेलन होता है दोस्तों, और इस नागपुर सम्मेलन के अंदर इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भी मानती है कि
भाषा के आधार पर राज्य जो है उसका पुनर्गठन होना चाहिए। और एक बार जो है आपका यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसने किस अधिवेशन के अंतर्गत ये पहली बार स्वीकार किया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर आपका होना चाहिए। तो आपको आपका जवाब जो होगा वो नागपुर होगा, यानी नागपुर अधिवेशन जो है, इस अधिवेशन के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आईएनसी, ये इस बात को स्वीकार करती है। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समिति जो है वो भी भाषाई इलाके के आधार पर जो बनाई गई थी, और समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन के कामकाज जो है उसके हिसाब से नहीं चलती थी। यानी आईएनसी का जो गठन किया गया था, उनकी छोटी छोटी जो समितियां बनाई गई थी दोस्तों, वो भी भाषाई आधार पर ही बनाई गई थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो क्या मान के चलती थी कि भाषा जो है उसको प्रमुखता दे के वो चल रहे थे कि भाषा के आधार पर जो है किसका होना चाहिए, इन राज्यों का सीमांकन जो आपका होना चाहिए। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे अगर भारत की बात करें तो भारत में आप देखेंगे कि हमने पहले भी बात की थी कि 150 के लगभग आपके लैंग्वेज जो है बोलने वाले हैं। यहाँ पे कई प्रकार के आपको धर्म मिलेंगे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिज्म, जैनिज्म, तो बहुत सारे धर्म जो है आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से जातियां जो है वो बहुत सारी मिलेगी। तो ये सब होने के कारण इनका जो विभाजन जो था राज्यों का, वो भाषा के आधार पे माना गया था, या भाषा के आधार पे इस राज्य को डिवाइडेशन की मांग जो वो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टाइम में उठाई गई थी। अब सबसे पहले माउंटबेटन योजना है, या माउंटबेटन जो है लॉर्ड माउंटबेटन, उनके समय की बात करें तो वो 3 जून 1947 को जो है भारत का विभाजन इनकी योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत होना था, जिसमें 9 ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उस टाइम, और सैकड़ों देसी रियासतें जो वो शामिल थी, और वो सब शामिल होके एक भारत जो यूनियन जो था, इंडियन यूनियन जो था उसका गठन होना था। यानी भारत का एक गठन होने के बाद जो है वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत दर्शाई गई थी, या उसके अंदर इस तरह की बातें की गई थी। अब दोस्तों, जब आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां जैसे ही बदलती है तो हमारे जो नेता है उनको चिंता होती है कि अगर भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो भारत की जो यूनिटी है वो यूनिटी नहीं बच पाएगी, और भारत की वही हालात जो पहले आपकी देसी रियासतों के टाइम में थी, अलग अलग थे देसी रियासतें, फिर उनका इंटीग्रेशन किया गया, वही देश जो होगा वो विखंडन दोबारा से कहीं ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था वो यही था। यानी भाषाई आधार पे जो राज्यों का गठन जो है उसमें क्या थी, सबसे बड़ा जो डर था वो किसका था, विखंडन का था। यानी भारत के अंदर भारत के नेता जो थे आजादी के बाद में 1947 के बाद में, वो ये सोच रहे थे कि अगर भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं विखंडन जो है उसकी प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आपका क्या कर रहे थे, लेट करने की कोशिश कर लेट करने की कोशिश इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले आपके रजवाड़े जो थे, चाहे हैदराबाद की बात करें चाहे कश्मीर की बात करें, तमाम जो रजवाड़े थे उनके टाइम पीरियड में वो इस तरह की समस्याएं जो थी वो आपकी पहले उनको दिखाई दे रही थी। तो इसीलिए जो आपका उस समय कांग्रेस के जो नेता थे वो इस भाषाई आधार को एक बार के लिए लेट करने की कोशिश जो है वो आपकी कहीं ना कहीं वो कर रहे थे। अब देखिए, जब भाषाई आधार पे उन्होंने काफी कुछ कोशिशें की, लेकिन बट वो सब चीजें जो है कामयाब नहीं हो पाई। काफी विरोध जो है लोगों का देखने को मिलता है, और उसी विरोध को शांत करने के लिए, उसी विरोध को हल करने के लिए पहली बार एक समिति का गठन किया जाता है, या आयोग की नियुक्ति की जाती है, जिसे धर आयोग के नाम से जानते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पे गठित होने वाला सबसे पहला आयोग जो है वो आपका कौन सा था, तो वो धर आयोग था। धर आयोग आपका 1948 में आता है, यानी 1947 में आपका भारत जो है उसको आजादी मिलती है, और 1948 में ही आपका क्या हो जाता है, धर आयोग जो है इसका गठन हो जाता है। तो धर आयोग बेसिकली किसकी नियुक्ति जो है धर आयोग के अंदर होती है, पहला क्वेश्चन तो यही है हमारा। तो देखिए दोस्तों, भाषाई आधार पे राज्यों की मांग करने के लिए, यानी धर आयोग जो क्यों लाया गया था, तो भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए।
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए लाया गया था। दूसरा अगर बात करें तो इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको 17 जून 1948 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन जो है वो किया, जिसे धर आयोग के नाम से जाना जाता है। यानी एक रिटायर्ड जज थे जिनका नाम क्या था, एस के धर था। उनकी नियुक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके करते हैं, और इसीलिए इस आयोग का गठन, इस आयोग का नाम जो है वो आपका धर आयोग कहलाता है। और इसका बेसिकली काम क्या था कि भाषाई आधार पे जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाना है उसके संबंध में समीक्षा की जाती थी। अब ये अपनी रिपोर्ट जो है दोस्तों वो 1948 दिसंबर को, वो जून में इनकी नियुक्ति होती है और दिसंबर के अंदर ये अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करते हैं। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन जो नहीं किया जाना चाहिए। यानी इन्होंने भाषाई आधार पे राज्यों का जो पुनर्गठन था उस बात को इन्होंने खारिज कर दिया, और इन्होंने जो है वो कहा कि इसका जो गठन जो है या राज्यों का जो निर्माण है वो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए, ना कि भाषा के आधार पे किया जाए, संसाधन के आधार पे किया जाए कि किस प्रकार से उनको बेटर जो आपका एक प्रशासनिक नियंत्रण जो उस पर किया जा सकता है उस हिसाब से किया जाए, भाषाई आधार पे नहीं किया जाए। जब ये आयोग आपका धर आयोग जो है, इसके भाषाई आधार के संबंध में नेगेटिव रिपोर्ट आने के कारण फिर से दोबारा से थोड़ा थोड़ा विरोध जो आपका लोगों का चालू होता है। फिर से एक नए आयोग का गठन किया जाता है और जिसे जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है। ये भी 1948 के अंदर आता है। जेवीपी में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, यानी जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब आपका वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पटाभी सीतारमैया। इसके अंदर जेवीपी कमेटी या जेवीपी आयोग के नाम से जाना जाता है। और अगर भाषाई आधार की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आयोग में से एक जो है आपका यही जेवीपी आयोग माना जाता है। इस जेवीपी आयोग जो है उसका गठन क्यों किया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है। तो दोस्तों देखेंगे कि जब धर आयोग ने भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन से मना कर दिया तो उसका विरोध होता है, और उसी विरोध को शांत करने के लिए नए आयोग का गठन किया जाता है जिसे जेवीपी के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या रिपोर्ट देता है, ये अपनी रिपोर्ट 1949 में देता है, और इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि भाषाई आधार पे जो राज्यों का गठन नया होकर प्रशासनिक आधार पे राज्यों का गठन जो आपका होना चाहिए। यानी 1948 में जो धर आयोग था उनकी भी यही रिपोर्ट थी, और जब उसकी रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए नया जेवीपी जो आपका आयोग बनाया गया था, उन्होंने भी आपकी सेम रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं दी थी कि प्रशासनिक जो है उसके आधार पर आपके राज्य जो है उसका गठन होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो आपका लागू होता है, और इस आधार पे भारतीय संघ में राज्यों का वर्गीकरण जो है 4 भागों में किया जाता है। यानी भाषाई आधार जो है उसको हटा दिया था, और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है तो राज्य जो है उसकी 4 श्रेणियां आपकी बनाई जाती है, और वो किस आधार पे बनाई जाती है वो हम बताने का आपको प्रयास करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हो गया तो संविधान के आधार पे भारतीय संघ में 4 प्रकार के राज्य जो है वो बनाए या उसके अंदर जो है वो आपके माने गए थे। 4 प्रकार के, पहली श्रेणी के अंदर इसके अंदर 4 श्रेणियां जो आपकी ली गई थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी और डी। ए श्रेणी के अंदर वो थे जो निर्वाचित राज्य विधानमंडल, यानी ऐसे स्टेट जहां पे निर्वाचन या चुनाव के द्वारा मंत्रिमंडल या विधानमंडल का गठन होता था, और शासन कौन चलाता था, राज्यपाल द्वारा शासित होते थे। ये आपका था। इसके अंदर फिर दूसरे जो थे वो क्या थे, दूसरे बी श्रेणी के अंदर कौन से रखे थे, बी श्रेणी के अंदर वो राज्य रखे थे जो आपके पूर्वी रियासतें थे, यानी पहले आपकी रियासतें थी, जैसे आप जूनागढ़ की बात करें, देन आप कश्मीर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो वो किस में आए थे, बी श्रेणी के अंदर आए। सी के अंदर पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत और कुछ रियासतें जो वो सी। डी के अंदर आपका अंडमान निकोबार जो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है उसको रखा गया था। तो इस प्रकार से 4 आपका बनाया था। एक क्वेश्चन आपके सामने और आएगा जिसका जिक्र बाद में भी हम करेंगे कि सबसे पहले भाषाई आधार पे जो राज्यों का गठन होता है वो किस राज्य का होता है,
तो आंध्र प्रदेश का होता है 1953 के अंदर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो आपने देखा कि 4 प्रकार के राज्य जो है उसका गठन यहाँ पे आपके सामने जो है होता है। अब ए श्रेणी के अंदर कौन कौन से आपके स्टेट आते हैं, यानी ए श्रेणी के अंदर वो स्टेट आते हैं जिनमें विधानमंडल हो, निर्वाचित विधानमंडल हो, जिनमें राज्यपाल जो है उसके द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसके अंदर 216 देशी रियासतों को, जैसे बिहार है, बंबई है, आपका मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, पंजाब है, संयुक्त प्रांत है, पश्चिमी बंगाल है, तो इस प्रकार से इनको शामिल किया गया था। और उनकी संख्या जो थी वो उस टाइम कितनी थी दोस्तों, 10 थी, यानी 10 जो है उनकी संख्या निर्धारित की गई थी। अब बी श्रेणी की बात करें तो बी श्रेणी के अंदर लगभग आपके 275 देशी रियासतें जो है उनको नई प्रशासनिक इकाई में गठित किया जाता है। और इसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू जिसमें पटियाला और पूर्वी पंजाब आपके शामिल थे, इनकी संख्या जो थी बी श्रेणी की वो 8 थी, इनकी संख्या 10 थी। बी श्रेणी जो थी उसकी 8 थी। और सी श्रेणी में जो 61 आपकी देशी रियासतें थी उनको शामिल करके सी श्रेणी के राज्य बनाए गए थे। और इसमें आपके बिलासपुर, अजमेर, हिमाचल और ये सब थे, इनकी संख्या जो आपकी 10 थी। इसी प्रकार से डी श्रेणी जो था उसमें केवल और केवल आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो रखा जाता था। तो अब आप देखेंगे तो उस टाइम पीरियड पे आपके 20 प्लस में 8, 29 प्लस में 1, 28 प्लस में 1 यानी 29 जो है उन स्टेटों को बांटा गया था। और उनको इस आधार पे बांटा गया था कि ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी के आधार पे। तो जितनी भी हमारी रियासतें थी उसमें सबसे ज्यादा रियासतों की बात करें तो ए के अंदर है। फिर अगर बात करें हम तो बी, सबसे ज्यादा की बात करें तो बी के अंदर है सब। और उसके बाद 2 नंबर की बात करें तो ए के अंदर है, फिर सी के अंदर है और डी के अंदर कोई रियासत जो आपके शामिल नहीं है, केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो इसी के अंदर आपका शामिल किया गया था। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमने बात की थी, हमने बेसिकली बात की थी 1948 का। एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा से इसको आपके सामने जो है दोबारा से जो है आपके सामने एक बार इसको रिपीट कर देता हूं कि हमने बात की थी 1948 के धरा आयोग की। इससे पहले हमने बात की थी माउंटबेटन योजना जो जून 1947 की आती है। धरा आयोग आता है, देन इसके बाद जेवीपी कमेटी आती है जो 1948 में आती है। ये अपनी रिपोर्ट जो है 1949 में देती है। देन इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू होता है और जिसमें आप देखते हैं कि 4 प्रकार के राज्य या 4 श्रेणियों में राज्यों का जो डिवाइडेशन है वो आपका किया जाता है, जिसमें ए बी सी डी की बात की जाती है। और जिसमें बी जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा देशी रियासतें 275 जो है वो आपकी शामिल की गई थी। ए के अंदर बात करें तो 216 और सी के अंदर बात करें तो 61 और डी के अंदर केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो शामिल किया। ये कहानी जो है वो आपकी 1947 से लेकर 1950 तक की है। अब बात आती है 1953 की। 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे पहला आपका आंदोलन जो है वो भाषाई आधार को लेके होता है। और राज्यों के पुनर्गठन का पहला जो आंदोलन है वो कहाँ से शुरू होता है, आंध्रा से। और आंध्रा के अंदर जो किस आधार पे होता है, भाषा के आधार पे राज्य का पुनर्गठन किया जाए इस मांग को लेके होता है और 1953 के अंदर होता है। यहाँ पे पुराने मद्रास की बात करें दोस्तों तो पुराने मद्रास के अंदर तेलुगु भाषाई क्षेत्र जो है वहां पे आपका विरोध भड़क जाता है। और पुराने जो मद्रास है उसमें आज का तमिलनाडु वो शामिल था और आज का आंध्र प्रदेश, यानी पुराना मद्रास जो है इसके अंदर तमिलनाडु और मद्रास जो है वो दोनों आपके शामिल होते हैं। तमिलनाडु और आंध्र जो है वो आपके शामिल होते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, मद्रास कहते हैं। इसके अलावा कर्नाटक और केरल का कुछ हिस्सा जो है वो भी आपका इसके अंदर शामिल होता है। और इसके अंदर आंदोलन जो है वो आपका शुरुआत होता है। इसके अंदर ये एक बात की जाती है कि मद्रास प्रांत जो है उसकी तेलुगु भाषी क्षेत्र जो है उसके तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य जो है वो बनाया जाए और उस नए राज्य का नाम क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा।
तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां जो थी वो मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। यानी सारे के सारे, यानी तमिलनाडु की बात करें, आप आंध्रा की बात करें, आप केरला की बात करें, तो वहां पे जो लोग थे, जो तेलुगु भाषी लोग थे, वो ये चाहते थे कि कहीं न कहीं एक नए स्टेट का निर्माण हो जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता। केंद्र सरकार जो है वो इस टाइम इसके पक्ष में नहीं थी। केंद्र सरकार चाहती भी थी कि इसको अलग कर दिया जाए। केंद्र सरकार का एक रवैया जो था वो ये भी था कि कहीं ना कहीं अगर इसको अलग किया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में, आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसे अदर भाषा समूह जो है वो अलग राज्यों की मांग कर सकते हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इसके पक्ष में नहीं थी और इसके विपक्ष में भी नहीं थी, वो इस सोच विचार के अंदर थी। इसी समय एक व्यक्ति जो है, इसी समय जो एक व्यक्ति है जिनका नाम होता है पोटी श्रीमुलु। पोटी श्रीमुलु जो है वो आंदोलन पे बैठ जाते हैं, यानी इस आंदोलन को वो गति देने की कोशिश है यहाँ पे करते हैं। ये पोटी श्रीमुलु जो है वो कौन थे? यानी ये गांधीवादी व्यक्ति थे। नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है उसी में भाग लिया था। 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पे बैठे थे। आंध्र के नाम से अलग राज्य को बनाने के लिए 1952 से जो है आमरण अनशन पे बैठते हैं। 19 अक्टूबर 1952 से वो आमरण अनशन पर जो है आपका बैठते हैं और 15 दिसंबर 1952 को जो है वो मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो सरकार जो है उस पे, गवर्नमेंट पे जो है एक टाइप का प्रेशर बढ़ता है और उसी प्रेशर के कारण जो है 1952 में दिसंबर के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो एक अलग राज्य यानी आंध्र प्रदेश की घोषणा करते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो था वो किस व्यक्ति का था? वो इनका था, यानी श्री रामुलु जो थे, पोटी श्री रामुलु। इनके अनशन के कारण ही कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा और जन आंदोलन को देखते हुए 1952 के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो अलग आपके इसकी घोषणा करते हैं, किसकी? आंध्रा की। तो सबसे पहले भारत के अंदर भाषाई आधार पे बनने वाला स्टेट जो था वो कौन था? आंध्रा था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा कि जब आंध्रा को बना दिया तो कहीं न कहीं बाकी जो आपके राज्य थे, भाषाई जो क्षेत्र थे, वो भी ये मांग करने लगे कि हमें भी अलग से आपका स्टेट जो है वो निर्धारित किया जाए, यानी अलग से स्टेट जो है वो बनाया जाए। तो इसी को लेके कई सारे विरोध जो है वो आपको आगे देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि जब आंध्रा से आपकी ये शुरुआत होती है वो धीरे धीरे कई सारे भाषाई राज्यों का निर्माण जो है वो करती है और कई सारे भाषाई राज्य जो है वो हमें धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। अब बात आई कि जब भाषाई राज्यों का गठन हो गया तो दोस्तों एक नया आयोग लाया गया जिसे फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं और ये 1953 में लाया गया कि भविष्य में आंध्रा जैसी स्थिति जो है और अदर भाषाई क्षेत्रों की नहीं हो, इसके विषय में क्या सुधार किए जा सकते हैं और किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किया जाए। इसलिए 1953 में फजल आयोग जो है उसका गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो जस्टिस यानी न्यायाधीश जो है वो फजल अली होते हैं और के.एम. पणिक्कर और कुंजरू जो है वो कहीं ना कहीं संविधान सभा से ये दोनों व्यक्ति आपके जुड़े हुए माने जाते हैं, इनको सदस्य बनाया जाता है। यानी 3 सदस्यीय आयोग का गठन जो है वो आपका फजल अली की अध्यक्षता में किया जाता है, जिसे फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, जो 1953 के अंदर आपका आता है। इस आयोग का मुख्य काम क्या था? मुख्य इसका कार्य फजल अली आयोग का जो था वो था सीमांकन करना। सीमांकन किसका करना दोस्तों? राज्यों का। यानी राज्य जो होगा, अब हरियाणा राज्य जो है अगर वो मांग करेगा कि भाषाई आधार पे, हरियाणवी आधार पे राज्य का गठन किया जाए तो फजल अली आयोग जो है वो क्या करेगा? इसके सीमांकन के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कि इसका वास्तविक जो सीमांकन है वो भाषाई आधार पे किया जाए या किसी अन्य आधार पे किया जाए, और अगर किया जाए तो कहां से लेकर कहां तक हरियाणा जो है उसको स्टेट माना जाएगा, उसकी सीमाओं को माना जाएगा। तो ये सब चीजें जो किसके अंडर में आई? फिर फजल अली आयोग को ये काम जो है आपका दिया गया। अब आप देखेंगे कि जैसे इसका गठन होता है तो कहीं ना कहीं ये अपनी आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 22 दिसंबर 1953 को गठित ये फजल अली आयोग जो है
वो 30 सितंबर 1955 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है। यानी लगभग 2 साल बाद में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है और उसने कई सारी चीजें जो है वो पेश की। उसने कई सारे बिंदु जो है वो बताए थे कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किस आधार पे होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि धर आयोग, जेवीपी आयोग, उसी प्रकार से फजल अली आयोग ने भी ये माना कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो केवल और केवल भाषा या सांस्कृतिक आधार पर नहीं होना चाहिए। पहली तो इन्होंने ये बताया। दूसरी इन्होंने ये बताया कि राज्य जो है उसका पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके वित्तीय, उसकी प्रशासनिक और पंचवर्षीय योजना जो है उसकी सफलता के आधार पर किया जाए। यानी कहने का मतलब कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय चीजों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उनकी जो पंचवर्षीय योजना जो है वो लाई गई थी, उनका इफेक्टिव, उनका प्रभाव जो है वो किस प्रकार से उन पर हुआ, किस प्रकार से नहीं हुआ, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इनका पुनर्गठन जो आपका किया जाए। ये फजल अली आयोग जो है वो अपनी बताता है। तीसरी चीज उन्होंने ये कहा कि एबीसीडी के आधार पे जो राज्यों का गठन आपका किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसको समाप्त कर दिया जाए और इनकी जगह कुल आपके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो उनका निर्माण किया जाए। यानी उस समय 29 जो राज्य थे उसको घटा के आपका 16 कर दीजिए और 3 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है उनका निर्माण कीजिए। तो ये बातें फजल अली आयोग जो लाता है। यानी पहली बात तो वो ये कहता है कि भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं गठन होना चाहिए। गठन किसके आधार पर होना चाहिए? सुरक्षा के आधार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर, पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर, वित्तीय और प्रशासनिक जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको दृष्टिकोण में रखते हुए गठन होना चाहिए। तीसरी इन्होंने कहा कि एबीसीडी की जो आपने जो श्रेणियां बनाई थी उन श्रेणियों को खत्म करके 16 और 3 जो है वो आपका स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका निर्माण करना चाहिए। अब 1956 में फिर आपका पुनर्गठन होता है। इसी रिपोर्ट के आधार पे कुछ कह सकते हैं कि पुनर्गठन जो है 1956 के अंदर आपका इसका पुनर्गठन होता है। और 1956 के अंदर जब आपका पुनर्गठन होता है तो इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट को बिल या विधेयक बनाकर भारतीय संसद जो है वो पास करती है, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है वो कहा जाता है। इसके आधार पे 13 की जगह इन्होंने 16 की जगह इन्होंने 14 बनाए और 3 की जगह इन्होंने क्या किए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। जबकि उस रिपोर्ट में आप देखेंगे फजल अली आयोग, तो उसमें यह कहा था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित यानी 19 बना दिए, जबकि इन्होंने क्या किया, 20 बनाए यानी 14 राज्य और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अब कौन कौन से बनाए आप देखेंगे। एक पहला राज्य जो है वो 1953 में ही बन चुका था, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था। जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, केरला, मध्य प्रांत, जिसमें पंजाब हरियाणा शामिल थे, आपके संयुक्त पंजाब प्रांत और असम। इसके बाद केंद्र शासित में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश में थे। ये जो आपका 1956 का जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 7वां संविधान संशोधन जो है इसको माना जाता है। यानी इससे पहले भारतीय संविधान में 6 संशोधन जो है वो आपके 1956 से पहले किए जा चुके थे। अब 1954 से लेके 2019 तक की हम बात करें कि कौन कौन से राज्य जो है वो आपके उनका पुनर्गठन जो किया गया, तो आप देखेंगे कि 1954 के अंदर 10वां संविधान संशोधन जो है वो लाया जाता है और इसमें नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया जाता है। 1960 में आपका 15वां संविधान संशोधन ला के बम्बई जो है और गुजरात भाषा को अलग अलग किया जाता है। बम्बई वालों को महाराष्ट्र राज्य बनाया जाता है, गुजरात वालों को गुजरात राज्य जो है बनाया जाता है। 1962 में 12वां संविधान संशोधन आता है, गोवा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश और गोवा को 1987 में जो है आपका पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। इसी प्रकार से 1962 में आप देखेंगे दोस्तों 14वें संविधान संशोधन द्वारा पंडुचेरी को संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया जाता है। 1963 में 16वें संविधान संशोधन से आपके असम राज्य जो है उसका निर्माण किया जाता है।
इसी प्रकार से आप देखेंगे 1966 में कई सारे जो है आपके राज्य बनाए जाते हैं, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र जो है उसमें हरियाणा और पंजाब जो है, हरियाणा जो है उसको बनाया जाता है। हिमाचल भी यहीं पे होता है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया जाता है। 1971 में हिमाचल जो है उसे पूर्ण राज्य बनाया जाता है। 1972 में फिर 19वां, 20वां और 21वां संविधान संशोधन जो आता है। इसमें 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर जो है उसको 19वां, त्रिपुरा को 20वां राज्य जो है घोषित किया जाता है। देन मेघालय को 21वां, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है दो, इनको केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया जाता है। आप देखेंगे कि कंटिन्यू जो है वो उसके बाद से आपके स्टेट जो है उनका निर्माण हो रहा है। 1975 में आप देखेंगे कि सिक्किम जो है उसको बनाया जाता है। देन पुडुचेरी 2011 में, उड़ीसा जो है 1987 में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 2000 में आपका छत्तीसगढ़ और ये जो झारखंड और ये बनाए जाते हैं। 14 में आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है अलग किया जाता है। 2019 में आपका जम्मू से लद्दाख जो है जिसको केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी राजधानी लेह है, उसको अलग किया जाता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्य जो है वो आपके बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे राज्य जो आपके बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज दोस्तों हमने बात जो है वो करने का प्रयास किया, और आपने देखा कि किस आधार पे 1947 के बाद में भाषाई आधार पे किस प्रकार से राज्य जो उनका गठन होता है। फिर धीरे धीरे भाषाई आधार पे से हटके वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग अलग राज्यों का निर्माण होता है। और इस बीच आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कई बार जो है वो पॉलिटिकल रीजन के हिसाब से भी और वोट बैंक के हिसाब से भी राज्य जो है उसका निर्माण किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में काफी कुछ दोस्तों हमने आधुनिक भारत के इतिहास के इस टॉपिक के अंदर जानने का प्रयास किया। आई होप आपको लेक्चर जो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।